पिछले वीडियो तक हम लोगों ने टाइट्रेशन में रेडॉक्स और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो एक तरीके का रेडॉक्स का ही एग्जांपल होता है उस पर मैंने बात की थी। आज हम लोग उसके और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे कि एक छोटे छोटे टॉपिक आज बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा सोल्यूशन, इसी तरह का एक टॉपिक है ओलियम के बारे में बात करूंगा मैं आज, और तीसरा एक टॉपिक होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। इन तीनों पे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन पे क्या क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक जो हैं एक तरीके से वो कोई टॉपिक तो नहीं बोल सकते उसको आप, बट हाँ ये बात सही है कि इस पर आईआईटी ने कभी क्वेश्चन पूछा था और आईआईटी के क्वेश्चन आने के बाद इनको हम लोगों ने एक टॉपिक का रूप दे दिया है। टॉपिक की तरह इसको पढ़ते हैं ताकि स्टूडेंट तक समझ अच्छी जा पाए। तो बेसिकली ये हैं सब क्वेश्चंस, लेकिन आज की डेट पर ये टॉपिक में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हम लोग उसको टॉपिक की तरह ही डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हो जाइए और हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक टॉपिक की बात करूंगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात ये करेंगे कि ये टॉपिक का मतलब है क्या, इसमें हम क्यों पढ़ते हैं ये टॉपिक, है ना, इसका क्या मतलब है। दरअसल हम बेसिकली यहाँ पर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लिखें, कंसंट्रेशन को अगर रिप्रेजेंट करें, तो इसके कंसंट्रेशन, अच्छा हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर बताना होता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर, ग्राम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, बहुत सारे तरीकों से आप उसकी कंसंट्रेशन को बता सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा है। तो फिर इसमें भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक समस्या है, इसके कंसंट्रेशन को हम एग्जिस्टिंग मेथड से बेटर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यानी मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में, या बाई वेट, बाई वॉल्यूम, या मोलैरिटी में, इन सब में हम इसकी कंसंट्रेशन को बहुत बेहतर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपका काम तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से ही होगा, बट हाँ अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कोई सोल्यूशन लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन को बताने का सही तरीका मोलैरिटी नॉर्मेलिटी नहीं होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज पे आपको काम करना होगा। देखो इसीलिए मैं कई बार आपसे बोलता हूँ कि टॉपिक को बहुत कनेक्ट करके चलना होता है, कोई एक चैप्टर सेपरेट चैप्टर नहीं होता। अगर आप समझ अच्छी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमको रिलेट करना होगा। जैसे सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो वाटर और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। इसको आप अगर बैलेंस करें तो दिस इज 2 टाइम्स ये इक्वेशन है। और ये रिएक्शंस आप देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और O2 में बदल जाता है। तो अच्छा, और ये रिएक्शन होना बहुत आसान काम है, बहुत इजीली डिकम्पोज होगा। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए तो तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा। कोई स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में भी यही करेगा, तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। कार्बन के प्रेजेंस में करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में भी करेगा। समझ रहे हैं? तो अब सनलाइट तो होगा ही भाई। इवन रफ सरफेस अगर आपको मिलती है तब भी ये डिकम्पोज कर जाएगा। तो मतलब हाईली सेंसिटिव कंपाउंड है ये, आप ये बोल सकते हैं कि हाईली सेंसिटिव कंपाउंड है। तो आप इसकी समस्या देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेन काम होता है उसको प्रिजर्व करना, बिकॉज वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है, किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में। आप मजाक में ही बोल सकते हैं कि तुरंत इन सभी कंडीशन में पानी पानी हो जाता है ना। तो ये जनरल सी कहावत है, उसको मैंने यहाँ पे कोट कर दिया। तो इसको याद रखना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इजीली वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। अब जरा बात समझो,
अगर ये इतना हाईली सेंसिटिव है तो जब भी आप कोई सोल्यूशन बनाएंगे, अच्छा सेंसिटिव इतना है कि आप इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, एक वैक्स कोटेड बॉटल्स होती है, बॉटल्स में वैक्स कोटेड होता है और डार्क बॉटल्स रख दी जाती है ताकि सनलाइट का प्रेजेंस ना दिखे और वैक्स लगा के रखा जाता है। भाई आराम करो आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत रेस्ट दिया जाता है सो दैट किसी भी एंगल से वो नाराज होकर डिकम्पोज ना करे। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास, अब जरा इस सोल्यूशन को देखो। अब अगर आप इस सोल्यूशन की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन गैस इन वाटर, यही तो मतलब हुआ। तो अब जब ये सोल्यूशन है तो आप मोल्स, बेहतर तरीके से आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तो वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस सोल्यूट, ज्यादातर हम उसको सॉलिड के टर्म में मानते हैं। इसलिए हम लोग अब इसके एक दूसरे तरीके से, एक नए तरीके से इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बात आप ये समझें कि ये हम टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप थोड़ा सा समझ अच्छी बना पाएंगे कि हम कोई टॉपिक क्यों पढ़ते हैं। तो अब इसके कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा विच इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब जरा देखो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर कहीं लिखा होता है x वॉल्यूम H2O2, x वॉल्यूम H2O2, दैट मीन्स, क्या मीन्स है देखो जरा, इसका पहले मतलब निकालना मैं। दैट मीन्स 1 ml solution of H2O2 gives x ml oxygen gas at NTP और STP, जो आप लिखते हैं अभी एक जैसा मान लो, आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर डिकम्पोजिशन, दिस इज द मेथड। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सोल्यूशन होगा वो x ml ऑक्सीजन गैस देगा एट NTP पर डिकम्पोज होने के बाद। आपसे कोई ऐसे सिंपल से बोले कि 10 ml सोल्यूशन है एक्वस H2O2 का और वो 20 ml आपको O2 देता है NTP पे, तो 10 ml अगर 20 दे रहा है तो 1 ml 2 देगा, सिंपल है। तो आप 2 वॉल्यूम H2O2 बता सकते हो। तो ये बेसिक डेफिनेशंस को अगर आप ध्यान रखें तो फिर रिपीट कर दूं, 1 ml solution of H2O2 gives x ml O2 gas at NTP after decomposition। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेफिनेशन याद रखना है आपको, समझ गए? तो इसको ध्यान रखना है। अब आप इतना नोट करिए, फिर मैं इसके आगे थोड़ी सी बात करता हूँ। चलिए तो अब मैं अगले पे आता हूँ। अब जरा देखो, हमको ये पता है कि, मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। अच्छा 10 वॉल्यूम का मतलब 10 ml कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, ये स्ट्रेंथ है ना। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 ml solution of H2O2 gives 10 ml oxygen gas at NTP after decomposition। समझ में आई बात? इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक। अगर 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा है तो मैं ऐसे बस रिलेट कर रहा हूँ कोई एग्जांपल्स, उसके बाद फिर हम इस पे और आगे आएंगे कि 1 ml solution of H2O2 gives 20 ml oxygen gas at NTP after decomposition। समझ में आई बात? अच्छा अब थोड़ा सा उसको और जनरलाइज करते हैं, और मैं जनरलाइज होने की बात क्यों कर रहा हूँ, दरअसल हमने ये तो बता दिया कि ये डेफिनेशन है क्या, बट हम तो टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं और हमें तो टाइट्रेशन में हर समय क्या जरूरत पड़ेगी, ग्राम इक्विवेलेंट, याद आ रहा है? तो अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब हमको इस जो भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो भी कंसंट्रेशन का मेथड है, इसको हमें अल्टीमेटली नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए।
वो अलग बात है कि आप बेहतर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि हम तो क्वेश्चन उसी से करेंगे। तो देखो जरा इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, अब जरा समझिएगा यहाँ पे। अगर आपसे कोई बोलता है x ml, मैं x वॉल्यूम H2O2 का एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, x वॉल्यूम H2O2 का, है ना। तो x ml ऑक्सीजन गैस आपको मिल रहा है एट एनटीपी पे, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं इसके, बिल्कुल कर सकते हैं। 22,400 ml, तो डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ गए, ठीक है। अच्छा अब जरा मोल कॉन्सेप्ट पे आओ। 1 मोल O2 ऑब्टेन फ्रॉम 2 मोल, तो अगर ये इतने मोल मिला है तो मोल्स ऑफ H2O2 कितना होगा, x अपॉन 22,400 मोल्स आ गए। किसके हैं मोल्स, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। और ध्यान दो जरा, ये मोल्स किस में होंगे, 1 ml सोल्यूशन में। 1 ml सोल्यूशन ऑफ H2O2 कंटेन दिस मोल, समझ रहे की बात नहीं। 1 ml इतने मोल्स रखता है, तो 1000 ml कितने रखेगा, इसी को तो मोलैरिटी बोलते हैं। तो 1000 ml का मतलब 2x अपॉन 22,400 इंटू 1000, ये आ गया, ज्यादा जीरो हो गया भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू अपॉन में 11.2 आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो आपके मतलब वाली बात आ गई हालांकि, लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कभी भी फॉर्मूले को चेंज किया जाता है और अच्छे क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। बट हाँ, लॉजिक आपका यूज बहुत होगा तो फायदा तो आप उठा ही सकते हैं। तो ये निकल के सामने आया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कभी भी आप 11.2 को डिवाइड कर दें तो उससे मोलैरिटी निकाला जा सकता है। तो बात समझ आ गई। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। यानी कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाई 11.2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये लिखा गया, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब देखो बड़ा आसान हो गया। हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को पढ़ते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड के सोल्यूशन में जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा हो तो आप बस उसको क्या करें, 11.2 से डिवाइड करके मोलैरिटी में आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर मोलैरिटी को लेकर आपने बहुत सारी चीजें फिर टाइट्रेशन में यूज उसका सब जानते हो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर लिखा जाए तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, तो आप इसको एन फैक्टर हमेशा कितना आएगा, 2। कैसे देख रहे हो, -1 है, आप यहाँ पे 0 गया, चेंजमेंट कितना है 1, यहाँ 2 है तो 2 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड हर कंडीशन में इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 2। तो इसमें कुछ डाउट नहीं। आपको पता है नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर इंटू एम, तो आप नॉर्मेलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो एन फैक्टर कितना है 2 इंटू में मोलैरिटी आपने कितना लिखा है x अपॉन 11.2, तो दिस इज गोइंग टू x अपॉन 5.6। तो आपके लिए एक नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला आ गया, है ना। तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले, एक ये और एक ये। तो अगर देखा जाए तो पूरे टॉपिक का कंक्लूजन आप इन्हीं दोनों से बस निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सब वैल्यू आप कब बता पा रहे हो, जब जो डेफिनेशन है उसके रेफरेंस में आप चल रहे हैं। मान लीजिए आईआईटी ने क्या किया, अपने से क्वेश्चन वो डिजाइन कर दे कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज 100 ml of H2O2 solution gives x ml O2 gas at NTP after decomposition। जहां 1 ml है वहां 100 ml हो जाए तो आपका पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पूरा मेथड चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए डेफिनेशन आपका कोर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन अगर नहीं क्लियर रहा तो अगर उसमें कोई नया क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आप वहां पे गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं इस बात पे हमेशा से आपको जोर देता हूं कि हमको किसी भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप थ्योरेटिकली उसमें बहुत स्ट्रांग होइए।
और वैसे भी जैसे आप जनरली क्वेश्चन करते हैं और आपको क्वेश्चन करते समय किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं लगता, देन यू हैव टू गो इन थ्योरेटिकल पोर्शन। आपको उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में जाना चाहिए और उस थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत डेप्थ में एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करिए। मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ना कोई आपको वैलिड पॉइंट वहां से आप जरूर निकाल लेंगे, जिससे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो ये काम आप जरूर किया करें। इससे क्या होता है, अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक कैपेसिटी डेवलप हो पाती है, जो आप इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं हर बार सर के थ्रू नहीं जाना है, हमें हर बार सर के मेथड से ना होकर हम कुछ नया भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये कंक्लूजन आपने निकाल लिया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ में हम क्या मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को कैसे आप मोलैरिटी नॉर्मलिटी में बदल सकते हैं। अब अल्टीमेटली इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, अब हम इसको मेन स्ट्रीम में फिर जोड़ देंगे। टॉपिक तो बस इतना ही था, तो चलिए इसको आगे बढ़ा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। चलो, इस टॉपिक का वेटेज और किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए चूंकि हमने जो O2 गैस बताया कि x ml O2 गैस मिलता है 10 TP पे, तो इसमें कई बार NTP STP नहीं दे रखा होगा, आपको डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर दे रखा होगा, तो उससे क्या होगा, आपको NTP पे लाना पड़ेगा वो वॉल्यूम। तो एक तरीके से इस टॉपिक का जो एंट्री है वो गैसियस स्टेट जैसे चैप्टर में हो जाती है, तो आप वहां से भी थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। अगर किसी भी गैस ऑक्सीजन गैस का अगर वॉल्यूम एट NTP ना देकर किसी डिफरेंट टेम्परेचर या पैरामीटर्स पे दे रखा होता है, तो आप उसको NTP में बदलेंगे और वहाँ P1 V1 by T1, P2 V2 by T2 और गैस स्टेट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो इस पे भी ध्यान आपका रहना चाहिए। अब मैं इसके छोटे से क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि एक सोल्यूशन है 10 वॉल्यूम H2O2 और इसका H2O2 सोल्यूशन है, इसका आपने 200 ml ले लिया। देखिए, ये वॉल्यूम अलग चीज है, ये वॉल्यूम अलग है ना। और यहाँ मैंने 20 वॉल्यूम H2O2 का 100 ml सोल्यूशन ले लिया। नाउ मिक्स कर दिया गया और बोला गया इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताइए, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक, तो देखो आपने इससे पहले भी क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे किए हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे आपसे सिंपली पूछता, अगर क्वेश्चन में पूछता इसका मोलैरिटी दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसकी मोलैरिटी दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका कितना मोलैरिटी आएगा। बड़ा आसान काम है, M1V1 M2V2 मिलीमोल्स ऐड करिए, फाइनल के मिलीमोल्स के बराबर कर दीजिए। अब एक काम आपका बढ़ा दिया गया कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो दे रखा है उसको आप मोलैरिटी में बदलिए, बस इतना ही काम तो बड़ा है। तो अब आप इतना काम बहुत बड़ा तो नहीं है, इसकी आप नॉर्मलिटी निकाल लो, कितना आ जाएगा। नॉर्मलिटी मोलैरिटी किसी टर्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10/5.6 आ गया, तो दिस इज N1, वॉल्यूम इज 200 ml। यहाँ पे N2 निकाल लो, क्या आएगा 20/5.6, दिस इज N2, वॉल्यूम V2 इज 100 ml। नाउ दिस N1V1 N2V2 इज इक्वल टू N V1 प्लस V2 कर सकते हैं आप। N1 कितना है 10/5.6, N2 में वॉल्यूम 200 प्लस N2 कितना है 120/5.6 इंटू में वॉल्यूम 100 ml इज इक्वल टू N V1 V2 इंटू 300। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, x अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन क्या लिख सकते हो, 5.6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों भाई, यही समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम लोग नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखते थे, अभी लिखा था हम लोगों ने, नॉर्मलिटी इक्वल टू x अपॉन 5.6, तो आप उसकी जगह ऐसे लिख देते हैं और यहाँ से आप सीधे 5.6 को कैंसिल कर सकते हो। तो x की वैल्यू आप सीधे यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कितना आ गया 2000 प्लस कितना है 2000 यहाँ भी, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 300, 4000 अपॉन 300, दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक पैरामीटर है कि 2-3 क्वेश्चन आपने लिए, 2 सोल्यूशन लिए, 3 सोल्यूशन लिए, तीनों को मिक्स कर दिया, फाइनल सोल्यूशन जो बनाया उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन देखो वही है, अब हमने इसमें बस नया क्या कर दिया है, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी न देकर उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बस इतना ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करिए और आगे मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे। अब जैसे मान लो एक डाइल्यूशन का क्वेश्चन मैंने लिखा
कि एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 10 वॉल्यूम H2O2 का सोल्यूशन है, इसका 200 ml है। आप इसमें कितना वाटर मिलाएं, कितने ml पानी मिला दें सो दैट इसका जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो 6 वॉल्यूम H2O2 हो जाए। तो आपने डाइल्यूशन कर दिया है ना। तो मान लो VmL मिला दिया हमने, और आपको पता है मिली मोल्स बराबर होते हैं, है ना। तो पहले इसकी नॉर्मेलिटी निकाल लो, कितना 10/5.6, ये N1 हो गया। बाद में इसकी नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो N2 हमें मान के चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस V, 200 पहले से था, V हमने और मिलाया। अब N1 V1 N2 V2, ये क्या है, हमने क्या बराबर कर दिया, डाइल्यूशन इफेक्ट में मिलीमोल्स बराबर होते हैं, है ना। तो N1 कितना है 10/5.6, V1 कितना है 200 ml इज इक्वल टू, यहाँ पे N2 निकालना है आपको, N2 में वॉल्यूम कितना है 600, सॉरी से N2 तो दे रखा है ना 6, तो 6/5.6 लिख सकते हैं आप। तो अब हमारे पास 6.5.6 इंटू में वॉल्यूम 200 प्लस V, तो आप यहाँ सॉल्व कर लोगे, ये वैसे ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2000/6 इक्वल टू 200 प्लस V। तो ये आप सॉल्व करके लाएंगे तो वॉल्यूम कितना आ गया 2000/6 माइनस 200, तो दिस इज आंसर। तो ये तरीका है जिसके आप थ्रू आप आसानी से बात समझा सकते हैं कि इसमें कितना आंसर आएगा 1000/3 मतलब 300, तो 133 दशमलव समथिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, देखो ये सब आप एक समझ बना पाओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेकर, इसलिए मैंने बताया। अब मैं एक थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट करता हूँ क्वेश्चन का। अब जैसे मान लो इसी में रेडॉक्स टाइट्रेशन भी इन्वॉल्व हो जाए, कैसे जरा देखो। आपसे बोला गया कि आपके पास 10 वॉल्यूम H2O2 का सोल्यूशन है और 200 ml है ना। इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो वही है, आप O2 से बदलते हैं, वो तो वैसे भी डिकम्पोज हो जाता है। आपको KMnO4 के कितने मोल्स लगेंगे इन एसिडिक मीडियम, कई बार एसिडिक मीडियम मेंशन नहीं होता है, तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप में एक एसिडिक मीडियम है, तो कई बार मेंशन नहीं भी हो सकता, तो आपको कितने मोल्स लगेंगे पूछा जाएगा। तो आपको देखो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और KMnO4 रिएक्शन कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, ये रेडॉक्स हुआ। तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है अगर रिएक्शन हो रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 लिख सकते हैं आप। अगेन ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सिंपल है, नॉर्मेलिटी आप निकाल दोगे ना यहाँ पे 10/5.6, तो n इंटू V बाई 1000 यानी 10/5.6 इंटू में वॉल्यूम इज 200 डिवाइड बाई 1000, ये आ गया। इधर क्या लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स कितना है निकालना है, एन फैक्टर इसका कितना होगा 5, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ से सीधे नंबर ऑफ मोल्स आपके 10 इंटू 200 डिवाइड बाई 5.6 इंटू 1000 और अपॉन में 5, तो दिस इज द आंसर। तो आप 2 कर दें, यहाँ 5 आ जाए, तो यहाँ 2/5.6 इंटू 5, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स required to oxidize the hydrogen peroxide 10 वॉल्यूम H2O2, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, एक उसका तरीका, उसको मोलैरिटी में कन्वर्जन, और फिर वैसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आप पहले रिडॉक्स में कर रहे थे। तो इसको भी नोट करिए। एक और क्वेश्चन मैं इसका लूंगा, फिर मैं इससे टॉपिक से बाहर आऊंगा, एक दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, अब जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है कि 20 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन है, इसका 100 ml सोल्यूशन है, ठीक है। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन K2Cr2 7 कि कितने मोल्स लगेंगे फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, समझ पा रहे हैं आप।
अब इसको ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम। इसकी नॉर्मेलिटी 20/5.6 इंटू में वॉल्यूम 100 डिवाइड बाई 1000 NV/1000 आ गया। इधर क्या करेंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर 6 आ गया, तो एन की वैल्यू आप 220 इंटू 1000 100 और अपॉन में 5.6 इंटू 1000 अपॉन 6, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2। तो ये सिंपल सा तरीका है भाई। इसी में और क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए लिखा जाए कि 5 वॉल्यूम H2O2 का 100 ml सोल्यूशन है, इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए M/3 K2Cr2O7 के कितना वॉल्यूम लग जाएगा, है ना। तो ये भी N1 V1 N2 V2 सीधा सीधा आप कर दोगे। तो 5/5.6 इंटू में वॉल्यूम कितना 100, अब 1000 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड। इसकी नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा, इंटू में 6 एन फैक्टर है तो 1/2 N इंटू V ml, तो यहाँ से V कितना आ गया 500 इंटू 2/5.6, दिस इज द आंसर। तो ये है तरीका। तो आई थिंक कि आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ की थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखो, जब आप थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से जान जाते हो तो आप कुछ भी इसमें नया बनाया जाएगा तो नया वो होगा नहीं, वो थोड़ा मोड़ा आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है।